नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास का चैप्टर आरंभिक राज्य। आरंभिक राज्य में आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जब मगध और कुछ महाजनपदों का उदय हुआ था, उनकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। उसी समय कुछ नए नगर भी आए थे जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अलग अलग क्षेत्रों में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही शुरू होता है धीरे धीरे करके हमारे देश में शासकों का समय। तो इनमें से जो जो मगध के अलावा जो अधिकांश जो नगर थे वो महाजनपदों की राजधानियां थे उस समय, जो कि 16 महाजनपद थे। उसमें से मगध महाजनपद है जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन करके उभरा था। लेकिन उसके अलावा जो और भी छोटे छोटे नगर हुआ करते थे उस समय, वो भी और बाकी के जो 16-15 जनपद थे उनकी राजधानियाँ ही थे। और ज़्यादातर जगह पर क्या था कि वो जो भी नगर थे वो सभी ऐसी जगह पर बसाए गए थे जहाँ पर संचार मार्ग हैं, यानी कि आने जाने का अच्छा रास्ता है, मैसेज आराम से पास कर सकते हैं। अगर उदाहरण लेंगे तो जैसे कि पाटलिपुत्र जो कि नदी के बगल में बसा हुआ था, तो वहाँ पर नदी मार्ग था। जैसे उज्जैनी, तो उज्जैनी क्या है, ज़मीन के मार्गों के किनारे बसा हुआ था। और उसके अलावा पुहार वो कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ था, जहाँ से कि समुद्री मार्ग शुरू हो रहे थे। और मथुरा जैसे जो शहर थे वो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीवंत केंद्र थे। अगर बात करें पाटलिपुत्र का इतिहास, पाटलिपुत्र मतलब आज का वर्तमान का पटना, तो सभी नगरों की तरह पाटलिपुत्र का भी अपना एक इतिहास है। जैसे कि पाटलिपुत्र का जो विकास हुआ था वो पाटिल ग्राम नाम के एक गाँव से हुआ था। और फिर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में जो मगध के शासक हैं उन्होंने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर पाटलिपुत्र को बना लिया और इसका नाम बदल दिया गया, पाटिल ग्राम से पाटलिपुत्र हो गया। 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया था। लेकिन बाद में इसका महत्व कम हुआ जब भारत में चीनी यात्री xuanzang 7वीं सदी ईस्वी में आया था, तो पाटलिपुत्र जो नगर है वो पूरा खंडहर में बदला हुआ मिला था और उस समय वहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो इसी तरीके से और भी जो नगर हैं और भी जो शहर हैं उनकी भी अपनी अलग अलग इतिहास रहा है। अभी बात करेंगे जो उस समय जो नगरीय जनसंख्या थी वो कैसे रहते थे। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, तो जो शासक वर्ग है और जो राजा हैं वो किलेबंद नगरों में रहते थे। इसके अलावा जो अधिकांश जो स्थल हैं उन पर जब खुदाई हुई है बहुत ही बड़े पैमाने पर, जो कि आजकल हर एक नगर में संभव नहीं है लेकिन फिर भी कुछ जगह पर हो गई है। हड़प्पा जैसा शहर है, वहाँ पर खुदाई बड़े आराम से हुई थी क्योंकि वहाँ पर अब आज के समय में कोई रहता नहीं है। लेकिन अगर किसी और शहर के बारे में बात करें तो वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उतने बड़े तादाद में खुदाई नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी वहाँ से अनेक प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। और ख़ास करके उनमें हमें मिला है मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन पर कि एक चमकदार कलई चढ़ी हुई है। इन्हें बोला जाता है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। और अंदाज़ा लगाया गया है कि इनका उपयोग जो अमीर लोग थे उस समय वो किया करते होंगे। उसके अलावा सोने, चांदी, कांसा, तांबा और हाथी दांत और शीशे के अलग अलग पदार्थ के बने गहने भी मिले हैं, हथियार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टियाँ मिली हैं। 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते हमें कई नगरों में छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दानात्मक मीन्स जब किसी शासक ने कुछ दान किया है तो एक अभिलेख खुदवाया है, तो वो अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों में दान करने वाले का नाम, उसके अलावा उसका व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। जैसे यहाँ पर एक ये प्रतिमा की जो वो है पिक्चर है, यह है मथुरा में मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक सुनार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। और ये जो दानात्मक जो चीज़ें थीं वो कौन कौन लोग इकट्ठा करते, कौन कौन लोग खास करके बनाते थे, जैसे कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा। इनके बारे में ही अक्सर लिखा हुआ मिला है, तो यही लोग ज़्यादातर दान दिया करते होंगे। अभी यहाँ पर दिया है कि 3री सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में जो हड़प्पा जब फैलिया हुआ था जिस जगह पर, ये जो एरिया है। अब उसके अलावा एक समय था जब भारत में गुप्त वंश का शासन हुआ करता था मगध एरिया में। उस समय भारत में कहाँ कहाँ पर कौन से राजा थे
जैसे कि तक्षशिला में कुषाण थे, और यहाँ पर ये जो एरिया है इधर शक राजा हुआ करते थे, और दक्कन में सातवाहन थे, और अगर दक्षिण में बात करें तो चोल, पांड्य और चेर हुआ करते थे, और बाकाटक हुआ करते थे इस एरिया में। तो उस समय के शासन के बारे में बताया गया है कि जब भारत में गुप्त साम्राज्य था तब कौन से राजा उनके समकक्ष हुआ करते थे। और कभी कभी क्या होता था, ये जो शिलालेख हैं, जो दानात्मक शिलालेख हैं या फिर जो भी हैं, उन पर व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिला करता था, जिन्हें श्रेणी कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि प्राचीन भारत में श्रेणी क्या था, तो श्रेणी को आप याद रखिए कि उत्पादक या फिर व्यापारियों के संघ को श्रेणी भी बोला जाता है। और ये श्रेणियां हैं जो पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उनसे सामान तैयार करके बाज़ार में बेच देती थी। और संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई तरीके के लौह उपकरणों का प्रयोग किया होगा। अभी बात करें उपमहाद्वीप, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही उपमहाद्वीप में जो नदी के रास्ते हैं और ज़मीन के रास्ते हैं, उनका एक जाल सा बिछ गया था और कई अलग अलग दिशाओं में फैल गया था। और ये जाल मध्य एशिया और उससे आगे तक भी गया था ज़मीन के रास्ते पर। और जो भी बंदरगाह थे जो कि समुद्र तट पर बने हुए थे, उनसे होने वाले या उनसे जाने वाले जो जलमार्ग हैं वो अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल चुके थे। और बंगाल की खाड़ी से ये जो जलमार्ग हैं वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंच चुके थे। और जो बहुत सारे शासक थे उस समय, उन लोगों ने अक्सर ये जो ज़मीन मार्ग या जल मार्ग है इन पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की, क्योंकि यहाँ से जो व्यापारी आते थे उनकी वो सुरक्षा देने के बदले में उनसे रुपया लिया करते थे। और इन मार्गों से चलते कौन थे? इन मार्गों से चलने वाले व्यापारियों में या तो पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी हुआ करते थे। और उसके अलावा जो समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो कि उस समय खतरनाक तो थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक थी। लाभदायक कैसे थी कि एक ही समय में बहुत सारा सामान चला जाया करता था नाव में। तमिल भाषा में मसत्थुवन और प्राकृत में सत्वा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बहुत ही धनी माने जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित जो भी उत्पाद हैं, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते थे। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाले और कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी, और इन वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते दूर दूर तक भूमध्य सागर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। जैसा कि उस समय मालाबार तट, जो कि अभी केरल है, वहाँ पर एक यूनानी समुद्री यात्री है, उसने जब अपने बारे में बताया था कि उस समय वहाँ क्या होता था, तो उन्होंने बताया है कि वहाँ पर भारी मात्रा में जो काली मिर्च और दाल, चीनी खरीदने के लिए बाज़ार वाले नगरों में जो विदेशी जहाज़ आते थे, विदेशी जहाज़ अपने साथ क्या लाते थे? सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, और वो यहाँ से ले जाते थे भारत से, जैसे कि उच्च कोटि के मोती, काली मिर्च, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी, ये बहुत ही मात्रा में यहाँ से वो लोग ले जाते थे। भारत में सिक्के चलाने का चलन कैसे आया? तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो सिक्के का जो प्रचलन है उससे काफ़ी हद तक लेन देन में आसानी हुई थी। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले ढाले गए। तो याद रखिए इसको, आहत सिक्के की बात हो रही है यहाँ पर। तो चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे पहले प्रयोग में आए थे। पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। जो मुद्रा शास्त्री हैं, इन्होंने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग से संभावित चित्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के पर जो प्रतीक हैं, जो भी प्रतीक बने मिले हैं, उन पर विशेष करके मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिला करके पहचान करने की कोशिश की गई है। तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने ही जारी किया था। अगर बात करें सोने के सिक्कों की, तो सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इस बात को भी याद रखिए। और उस समय जो कुषाण राजाओं ने सिक्के जारी किए थे, उनका आकार और जो वजन है वो आजकल के रोमन सम्राटों और ईरान के जो पार्थियन शासक हैं
उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान थे। पंजाब और हरियाणा जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर योधेय, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व है, योधेय कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को योधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता दिखती है, परिलक्षित होती है। अभी जैसे बात हुई थी कि आहत सिक्के, सबसे पहले तो आहत शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया जाता था। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। लेकिन हुआ क्या था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे, तो उससे लोगों के या इतिहासकारों के मन में जो एक कन्फ्यूजन है कि उस समय आखिर ऐसा क्या हुआ, या इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, यानी कि आर्थिक संकट पैदा हो गया था, या फिर कुछ लोगों का मतलब है कि व्यापार में कमी आई थी जिस वजह से, क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो ख़त्म हो गए थे, जैसे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। लेकिन कुछ इतिहासकारों को कहना है कि इस काल में जो नए नगर और व्यापार के जो नवीन तंत्र हैं उनका उदय हुआ था, और उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा। अगला जो टॉपिक है वो है अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। आप लोगों के मन में बहुत बार ऐसी बातें आती होंगी कि पुराने जो अभिलेख मिले हैं वो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत में तो बहुत कम मिले हैं, तो फिर उनके बारे में जानकारी कैसे हुई। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अभिलेखों का अर्थ। जैसे यहाँ पर एक अभिलेख दिया गया है जो कि सम्राट अशोक का अभिलेख है, और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से आपको मालूम चलेगा, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अशोक के समय पर जो ब्राह्मी लिपि थी वो इस टाइप की थी, और आजकल जो हिंदी या देवनागरी लिपि है वो इनके जो समानार्थी जो अक्षर हैं वो ये वाले हैं। अब इन्हें सर्च कैसे किया था वो भी आगे आप पढ़ेंगे। जो आजकल की जो भारतीय भाषा हैं उसमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल वो है ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया, और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की, क्योंकि उन्हें ढूंढना था कि आखिर ये कौन से अक्षर हैं। लेकिन जो अभिलेख वैज्ञानिकों के बहुत अधिक ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, एक नाम सुना होगा आपने, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के समय के जो ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ है वो 1838 में निकाल लिया था। इस बात को याद रखें आप। तो फिर खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, तो भारत के जो पश्चिम और उत्तर एरिया हैं, पश्चिम और उत्तर एरिया जो बीच का, वहाँ के अभिलेखों में जो खरोष्टी लिपि प्रयुक्त की गई थी उसे पढ़े जाने की कहानी बहुत अलग है, क्योंकि इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजा, जो कि लगभग द्वितीय और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वारा बनाए गए शासकों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, और इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। जैसे उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही तरीके के प्रतीक बनाए गए थे। मान लीजिए अप्रयुक्त किया गया, चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। अब यहाँ पर एक जो अभिलेख था उसकी हिंदी की गई है, जिसमें कि राजन देवनाम्पीय प्रियदर्शी, देवनाम्पीय में तो देवताओं के प्रिय, और प्रियदर्शी में सुंदर, देखने में सुंदर। तो वो कौन थे, सम्राट अशोक के बारे में बात की गई है। तो अभिलेखों से जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उसमें यहाँ बताया गया है कि राजा ने क्या आदेश दिया। जैसा कि राजा ने यहाँ पर आदेश दिया था कि उनसे पहले किसी ने भी लोगों की जो न्याय व्यवस्था के बारे में इतनी रुचि नहीं ली थी। अभी आगे से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं किसी भी समय पर कहीं पर भी हूँ, मुझे आकर के तुरंत सूचित करना होगा उनके जो सेवक हैं या संवाददाता हैं उनको। तो अब इसमें मालूम कैसे चला कि ये जो देवनाम्पीय प्रियदर्शी अशोक ही हैं, तो क्या हुआ था, ऐसा ही एक और अभिलेख था जिससे कि उन्होंने मैच किया, अनुमान लगाया, वहाँ पर भी उनके नाम का भी उल्लेख हुआ था। इस तरीके से जब मैचिंग करने के बाद उन्होंने एक विचार विमर्श किया कि हाँ ये जो है शिलालेख है वो सम्राट अशोक के समय का ही दिया है। यहाँ पर एक जो फोटो दिया है वो हिंद यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का है। तो ये जो पुराने हमें सिक्के मिले हैं उनके बारे में बस यहाँ पर बताया गया है।
एक दूसरा जो शिलालेख है वो है राजा की वेदना। यहाँ पर जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उसके बाद जब बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस समय पर उन्होंने एक वेदना आया, वो शिलालेख में बताया है उन्होंने कि उन्हें कितना हर्ट हुआ है, कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर उल्लिखित की हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को प्रदर्शित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई है। इसका अगर अर्थ लगाया जाता है तो क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की जो नई विजय थी उसकी वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह ना सका? यानी कि राजा ने जो ये वेदना वाले जो अभिलेख हैं वो अपने मगध एरिया में ही लगाए थे, वहाँ की जनता को ही बताया था। उड़ीसा में ये सब चीज़ें नहीं मिली थी जो कि कलिंग हुआ करता था। अभिलेख साक्ष्य की सीमा जी, जैसे कि अभिलेखों से जो प्राप्त जानकारी है उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि अभिलेख में जो लिखा है वही उस समय हुआ करता था, क्योंकि अभिलेख किसने लिखवाए थे? राजा महाराजाओं ने, शासकों ने, और शासकों के पास पावर हुआ करती थी। तो क्या पता उस समय शासक कुछ भी लिखवा दिया करें और आज हम वही सच मान लें। तो और शासक अगर कुछ भी लिखवाते भी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई विशेष दिन के बारे में, विशेष कोई पर्व के बारे में या फिर राजा की उपलब्धि के बारे में ही लिखवाते थे, ना कि उस समय गरीबों की क्या कंडीशन थी और आम जनता की क्या कंडीशन थी उसके बारे में कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है। रोज़मर्रा यानी कि खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सुख दुख का उल्लेख, ये सब अभिलेखों में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिलेख बहुत ही बड़े अवसरों पर या फिर बड़े लोगों ने ही लिखवाया है। तो इसीलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। कहने का मतलब है कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है, साथ में ही इतिहासकार अक्सर प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के जो आखिरी दशक हैं, उस समय जब इतिहास में जो लोग रुचि रखते थे, और 20वीं सदी के मध्य से जो आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय के विषय में ज़्यादा रुचि बनी लोगों में, और हाल ही के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं, यानी कि गरीब लोग थे। अब यहाँ पर एक कर्नाटक से एक अभिलेख मिला है ताम्रपत्र पर लिखा हुआ, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि काल रेखा जो अगर शुरुआत से देखें लगभग 600 से 500 ईस्वी पूर्व, तो उस समय धान की रोपाई, गंगा घाटी में जो नगरीकरण है वो शुरू हो चुका था, महाजनपद अस्तित्व में आए थे और आहत सिक्कों के बारे में जानकारी मिली है। और लगभग 500 से 400 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था कि मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ कि महाजनपदों में जो मगध है वो अधिक शक्तिशाली होकर के उभरा था। और लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण, और 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, उसने राज्य पर कब्जा कर लिया था। लगभग 272 यानी कि 268 से 231 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक का शासन था। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। 200 से 100 ईस्वी पूर्व में जो पश्चिम भारत में है शक शासन आया। उसी समय दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन आए। और लगभग 100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम उत्तर के शक शासक और रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, ये सब होता रहा। लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। और 100 से 200 में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेख के प्रमाण मिले। 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त शासन का आरंभ हुआ। 335 से 375 में समुद्रगुप्त का शासन रहा। 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्षिण में बाकाटक आए। 500 से 600 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। 606 से 647 तक कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री xuanzang की यात्रा। और लगभग 712 में अरबों की सिंध पर विजय। इसके बाद अगर हम काल रेखा 2 यानी कि दूसरा एक समय देखेंगे, जिसमें कि सन 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। और फिर 19वीं सदी में क्या हुआ था कि 1810 का जो दशक था उसमें जो कॉलिन मैकेंजी है उन्होंने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए थे। उस समय लोग ट्राई कर रहे थे जो पुरानी भाषा है ब्राह्मी, प्राकृत, इनको डिकोड करने का।
1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगा लिया था। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटका का पहला अंक आया और 1888 में एपिग्राफिया इंडिका का पहला अंक आया। 1965 से 66 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो ये टोटल बातें थी जो कि आपने आरंभिक राज्य के बारे में पढ़ी। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि आपको खुद को लगाना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो आप चैप्टर को दोबारा से फिर से देखेंगे या पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं, तो ये आपको बताना है। आप शुरुआत से पढ़ें चैप्टर, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। पांड्य सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की वस्तुओं से कीजिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप खुद ट्राई नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद का जो वीडियो है वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, अगला चैप्टर। इससे पहले के वीडियो हैं उन्हें आप ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि इतिहास आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।